अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज संडे है और आज मेरी कोशिश होगी कि मैं तीनों एडिटोरियल्स की है ना आपसे समरी शेयर कर सकूं। तो आप भी कमेंट भी कर दीजिएगा ये तरीका ठीक है या जो हम एक एडिटोरियल डिटेल से करते थे वो ठीक है। अच्छा, तीन एडिटोरियल आज हमारे पास आए हैं। एक एडिटोरियल हमारे पास है प्लेइंग विद फायर। ठीक है, प्ले विद फायर का मतलब होता है कि आप किसी ऐसे किसी ऐसी चीज़ में हिस्सा लो, ये क्या है बड़ी डेंजरस, आपको पता होगा इसमें बड़े मुश्किलात होंगे लेकिन फिर भी आप वो काम करो। और बेसिकली एडिटोरियल किस हवाले से है, ये नैन्सी पेलोसी जो है ना, इसने जाना था वहाँ पे ताइवान, तो इसको लेके चाइना जो है ना वो बहुत नाराज़ है और उसने यूएस को कहा है कि भाई आप इसको ना भेजें। मतलब छोटे मोटे लोग तो वहाँ जाते रहते थे लेकिन इस स्टेचर के जो है ना ये जिस तरह नैन्सी पेलोसी है तो ये वहाँ जा रही है, तो चाइना जो है ना वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं कि नहीं भाई ये हमारा हिस्सा है ताइवान, तो अमेरिका जो है वो क्यों जा रहा है ताइवान। ठीक है, उस हवाले से ये ताल्लुकात ख़राब होने का अंदेशा है। उस हवाले से ये एडिटोरियल है। उसके अलावा हमारे पास एक और एडिटोरियल जो है वो PTI 11। ये एडिटोरियल हमारे पास इस लिहाज से है कि जी जिस तरह ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था तो उसके बाद जो इन्होंने इस्तीफ़े दे दिए थे स्पीकर को, तो उसके बाद जो 11 के जो है ना वो इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए हैं, 11 लोगों के, 11 अरकान के। और ये तवक्को की जा रही है कि ये पीस मेल तरीके से यानी टुकड़े टुकड़ों में दूसरों के भी इस्तीफ़े कबूल होंगे। अब इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी थी और इसको बड़ा ही कहा जा रहा है, बड़ा मज़ा का खेज़ किस्म का ये डिसीजन ये कह रहे हैं कि इन्होंने लिया है कि अब इन्होंने 11 इस्तीफ़े कबूल किया। इसको हम देखेंगे कि क्या इसमें लॉजिक है पीस मील इस्तीफ़े एक्सेप्ट करने की। अच्छा, तीसरा एडिटोरियल हमारे पास वो भी काफ़ी अहम है, वो हमारे पास जो PTI की फॉरेन फंडिंग केस है उस हवाले से एडिटोरियल है कि ख़ासतौर पर जब इनको ये बुरी तरह शिकस्त हुई है बाय इलेक्शंस में, तो अब सारे का सारा फोकस PDM का ये है कि किसी तरह टेक्निकल बुनियाद पे है ना वो PTI को फारिग कराया जाए। और वो कह रहे हैं कि जी जल्द से जल्द इस फॉरेन फंडिंग केस का जो है ना डिसीजन वो लाया जाए। ठीक है, इसको हम डिटेल से देखते हैं। तीनों एडिटोरियल्स को हम देखेंगे और आप अपनी राय ज़रूर दे दीजिएगा कि ये तीन एडिटोरियल वाला सही है तरीका या एक एडिटोरियल डिटेल से किया जाए। अच्छा, अब इसको हम देखते हैं। पहले हम फंडिंग डिस्क्लोजर को देख लेते हैं। डिस्क्लोजर क्या होता है, किसी चीज़ को जाहिर करना, और ये उस हवाले से है कि इसमें जो इतराज़ इन पर उठाया जाता है कि जो फॉरेन नेशनल्स है उन्होंने कंट्रीब्यूशन की है इसकी पार्टी के लिए, PTI के लिए। ठीक है, अच्छा, उन्होंने कहा कि जी वो PTI के जो फॉरेन फंडिंग हेडिक था वो एक मतलब फिर क्या है, उनको इज़ बैक टू हॉन्ट इट। ठीक है, इसमें आप कह सकते हैं कि जी जो होता है ना हमारे पास कम बैक टू हॉन्ट, इसका ये मतलब होता है कोई एक ऐसी सिचुएशन, कोई आम आपने कोई माजी में कोई किया हो और उसका असर जो है ना वो आपको अभी या मुस्तकबिल में देखने को मिले और वो बुरा हो। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो इन्होंने फंडिंग वगैरह ली थी तो उस चीज़ को जो है ना इस बैक टू हॉन्टेड के अब उसके लिहाज से वो परेशानियाँ ना वो इनके लिए अब आने वाली हैं PTI के लिए। अच्छा, अब ये हुआ क्या है, एक जर्नलिस्ट है, सहाफ़ी है, इसका नाम क्या है, साइमन क्लार्क है। उसने एक किताब लिखी है, उसका नाम है द की मैन, और उसमें उसने जो बताया है कि मुबैना तौर पे जो आप कह लेंगे जी इलीगल जो गैर कानूनी डीलिंग्स थी इसकी बिलीगड बिजनेस टाइकून आरिफ नकवी की। बिलीगड होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किलात में जो है ना कोई घिरा हुआ, तो अब ये जो शख्स है आरिफ नकवी, इसकी डीलिंग्स के गैर कानूनी डीलिंग्स के बारे में इसने बातचीत की थी अपनी किताब में। और अब इसने क्या किया है, अब उसने पब्लिश कर दिया फाइनेंशियल टाइम्स में कि किस तरीके से जो फंड्स है ना वो जो फॉरेन कंपनीज थी उनसे कलेक्ट किए गए और इंडिविजुअल्स इनफरादी लोगों से और कंपनी से पैसे कलेक्ट किए गए किस तरह चैरिटी क्रिकेट मैचेस के नाम पे, और उसको क्या फनल कर दिया गया, उसको चैनल कर दिया गया PTI की तरफ, किस तरह अंडर द अरबाज चीफ्स वॉचफुल आए। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि ये जो आरिफ नकवी था उसने पैसे इकट्ठे किए और उसने चैरिटी क्रिकेट मैचेस के नाम पे और यहाँ पे इसने PTI को पैसे दिए। ठीक है, अच्छा, अब आगे कह रहे हैं कि जी आगे ये कह रहा है कि जी मिस्टर नकवी जो था ना, उन्होंने कहा ये क्या है, रिस्पेक्टेड हेड ऑफ अ $multi-billion दुबई बेस्ड प्राइवेट एक्विटी फर्म। ठीक है, ये हेड था इसका $multi-billion दुबई बेस्ड प्राइवेट एक्विटी फर्म का, और ये कहा जाता है कि उसने ऑर्गेनाइज़ किया था एक्सक्लूसिव T20 टूर्नामेंट अपनी प्राइवेट जगह पे, कहाँ पे, यहाँ पे इंग्लैंड में, कब 2010-2012 में, जिस यहाँ पे उसने इनवाइट किया दुनिया के जो बड़े पावरफुल और अमीर लोग थे ताकि वो इसमें हिस्सा लें। और फिर उसके बाद क्या हुआ, और पार्टिसिपेंट्स को कहा गया कि भाई ये जो हज़ारों जो पाउंड इकट्ठे होंगे फ़ीस की मद में, वो जो है ना वो क्या होगा,
जो भी मतलब ये सारे अमीर लोग देंगे हज़ारों की तादाद में पाउंड्स, वो क्या है फिलंथ्रोपिक कॉजेज़ में उसमें इस्तेमाल होंगे, यानी कि आप कह लेंगे जी चैरिटेबल पर्पसेस के लिए यूज़ होंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उनका जो मिस्टर क्लार्क है उसकी इन्वेस्टिगेशन ने ये रिवील किया, जाहिर किया कि जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स थे ना इस तरह फंड रेजिंग टूर्नामेंट के ज़रिए, और ठीक है वो उनको क्या है वर लेटर ट्रांसफर थ्रू इंटरमीडिएट्स टू द पीटीआई के, उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया पीटीआई की जानिब। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि जी प्रॉब्लम ये नहीं है कि अब काफ़ी लोग कह रहे होंगे कि भाई वो एक बंदा था, अगर वो सपोर्ट करता था पीटीआई को, उसने इकट्ठा करके जो है ना वो पैसे दे दिए पीटीआई को, तो इस पर मसला क्या है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जी प्रॉब्लम ये नहीं है कि एक अमीर शख्स था पाकिस्तानी ओरिजिन का, उसने पैसे को इस्तेमाल किया और अपने असर रसूख को इस्तेमाल किया कि अपने फेवर करे अपने फ्रेंड को। उनका ना ही मिस्टर नकवी और ना ही इमरान खान जो है ना वो उन्होंने डिनाई किया है, इनकार किया है अपनी फ्रेंडशिप को, अपनी दोस्ती को, और ना ही इमरान खान ने इनकार किया है कि जी इसने नकवी ने हेल्प की थी पीटीआई को फंड रेजिंग में इंटरनेशनली। लेकिन ये जो एफटी की रिपोर्ट है फाइनेंशियल टाइम्स की, वो ये इस्टेब्लिश करती है कि जो मेजर डोनर थे मिस्टर नकवी के पर्सनल क्रिकेट लीग में, वो उन्होंने क्या कहते हैं वो फॉरेन नेशनल्स थे और एंटिटीज थी, यानी कंपनीज थी, हु आर बाय लॉ प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्रोवाइडिंग एनी फंडिंग टू पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज। क्योंकि उन्होंने कहा कि जी जो फॉरेन नेशनल्स हैं, ये फॉरेन कंपनीज हैं, वो नहीं दे सकती फंड पाकिस्तानी पॉलिटिकल कंपनीज़ को। तो ये असल में एतराज़ उठाया जा रहा है कि ठीक है इस नकवी था, इसने दे दिए पैसे, पाकिस्तानी ओरिजिन का था, इमरान खान से दोस्ती थी, ठीक है सब कुछ ठीक है, लेकिन मसला ये है कि वो जो डोनर थे, मेजर डोनर ये क्रिकेट लीग में, वो क्या थे, वो फॉरेन नेशनल और एंटिटीज़ थी और बाय लॉ यह है ना वो प्रोहिबिटेड हैं पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंड करने से। अच्छा, अब इसके बाद हुआ क्या है, उनका ये रेवोल्यूशन है, ये सारा कुछ जाहिर हुआ है, इस मतलब फिर ये ईसीपी पे दबाव आ गया है कि वो अपनी जजमेंट दे। ये बहुत लंबे अरसे से ये फॉरेन फंडिंग केस चल रहा है पीटीआई के अगेंस्ट, और विद द गवर्नमेंट कोalition के गवर्नमेंट कोalition जो भी है ये अभी तक जो है ना वो आप कह लें कि जी उससे अपसेट है अपनी जो इनकी शिकस्त हुई थी पंजाब में। तो ये सबसे ज़्यादा ज़ोर शोर से डिमांड कर रहे हैं कि ईसीपी है ना इसको क्लोज़ करे, सारे मैटर को, जो ओवर ड्यू मैटर है, बड़े अरसे से है ना ये चला आ रहा है, तो इसको आप क्या है इसको क्लोज़ करें। और लेकिन अब इस सारे सिलसिले में पीटीआई जो है वो पीटीआई ने जारी उन्होंने रखा है इसको डिनाई करना, उन्होंने इसको बिल्कुल इनकार किया कि भाई हमने कोई गलत काम नहीं किया, और इस बात पे जोर दिया है कि जी कोई भी है ना गैर कानूनी तौर पे है ना वो पैसे नहीं इकट्ठे किए गए। और उसने कहा इन्होंने अनप्रेसिडेंटेड एक्सेस दिया, यानी कि ऐसी रसाई दी है ईसीपी को जिसकी क्या है माजी में मिसाल नहीं मिलती उनको। उन्होंने कहा कि जी उनको हर तरीके से उन्होंने रसाई दी है ईसीपी को कि आप स्क्रूटनाइज करें, जांच करें हमारे अकाउंट्स की। और साथ उन्होंने कहा कि जी ये भी इन्होंने कहना जारी रखा है कि जी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी है ना उनको भी इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए फॉरेन फंडिंग के लिहाज से, और पीटीआई अलोन शुड नॉट बी सिंगल आउट, कि सिर्फ पीटीआई नहीं है कि भाई जिसने है ना फॉरेन नेशनल एंटिटी से पैसे लिए, तो उन्होंने कहा दूसरों को भी इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा उन्होंने कहा अब जो कोर्ट ऑफ लॉ है वही इस्टेब्लिश कर सकेगी कि किस तरीके से कितने कॉम्प्लिसिट थे पीटीआई वाले, यानी कि कॉम्प्लिसिट आप इसको कह लें, इसको कह सकते हैं इन्वॉल्व विद अदर इन एन एक्टिविटी दैट इज़ अनलॉफुल और मॉरली रॉन्ग। तो उन्होंने कहा ये तो कोर्ट ऑफ लॉ ही डिसाइड करेगी कि कितना ये कॉम्प्लिसिट थे, ये शामिल थे इस गैर कानूनी काम में पीटीआई वाले, जो उन डिसीजंस में जो लिए गए मिस्टर नकवी की जानिब से। लेकिन उन्होंने कहा अहम बात इसमें यह है कि जितने भी डिस्क्लोजर किए गए बातें हमारे पास सामने आई हैं पिछले 7 महीनों और कुछ वक्त में पीटीआई की फंड रेजिंग एफर्ट से मुतल्लिक, और ये उनके शुरू के दिनों में उन्होंने सालों में वो फंडिंग ली थी, वो उन्होंने कहा वो क्या है लेकिन उन्होंने कहा वो कोई भी चीज़ भी रीश्योरिंग पिक्चर हमें नहीं पेंट करती, यानी जो हमारे डाउट्स हैं वो क्लियर नहीं करते कि किस तरह पार्टी ने जो है ना इसको रूल्स को फॉलो किया है। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि ठीक है उसने नकवी ने दिए पैसे, कोई इशू नहीं है, लेकिन मसला ये है कि वो फॉरेन नेशनल से जहाँ से पैसे आए, और उसके अलावा उन्होंने कहा जो हमें रेवोल्यूशंस देखने को मिली हैं, जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो हमें वाक़यात देखने को मिले हैं कुछ महीनों में और पिछले सालों में, वो रीअश्योरिंग नहीं है, यानी कि हमारे डाउट्स को ख़त्म नहीं करते इस फंडिंग की सोर्स के हवाले से लेके। ठीक है, और कह रहे हैं द पार्टी में नॉट बी रॉन्ग व्हेन इट सेज इट डिड नॉट डू एनीथिंग अदर पार्टीज डोंट डू। तो उन्होंने कहा हो सकता है पार्टी ने गलत ना किया, क्योंकि जब ये कहते हैं कि भाई हमने नहीं ऐसा कोई काम किया, ये दूसरी पार्टीज़ नहीं करती। लेकिन उन्होंने कहा सिर्फ ये कहने से कि भाई दूसरी पार्टीज़ भी फॉरेन नेशनल और एंटिटी से पैसे लेते हैं, तो उनको ये क्या है ये एब्जॉल्व नहीं किया जा सकता, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी से छोड़ा नहीं जा सकता पीटीआई वालों को, कि आप कहेंगे नहीं जी हमें छोड़ें, दूसरे भी तो यही करते हैं। तो उन्होंने कहा इस आर्गूमेंट की बुनियाद पे इनको क्या है एब्जॉल्व नहीं किया जा सकता कि अगर इन्होंने इस पॉइंट पे क्या है लॉ को तोड़ा है।
कानून शिकनी की है। उन्होंने कहा अब ये वक्त है कि जी इस मैटर को सेटल किया जाए ताकि वो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो क्या है आगे चल सके। कह रहे हैं कंटिन्यूइंग अनसर्टनटी है विल नॉट हेल्प एनीवन। उन्होंने कहा लगातार जो अनसर्टनटी है, गैर यकीनी सूरत हाल है, ये किसी की भी मदद नहीं करेगी। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास इस हवाले से एडिटोरियल था फंडिंग डिस्क्लोजर पीटीआई फंडिंग केस, फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, जिसपे अपोजिशन है बहुत ज़ोर शोर से कह रही है कि इसको जल्द से जल्द जो है ना इसका फैसला किया जाए। अच्छा दूसरा एडिटोरियल आज हम देखते हैं पीटीआई 11, उसके हवाले से बात करें। उन्होंने जो बिजार स्पेक्टिकल देखने को मिला इज प्लेइंग आउट। प्लेइंग आउट होता है डेवलप इन अ पर्टिकुलर वे। तो उन्होंने कहा बड़ा अजीब ये हमें सारी डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। ये जो मुक़द्दस हॉल्स हैं पार्लियामेंट के, वहाँ पे क्या हुआ है कि नेशनल असेंबली स्पीकर हैं, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिए हैं रेजिग्नेशन, इस्तीफ़े किसके, 11 पीटीआई लॉ मेकर्स के और एमएनएस के, और उनको क्या है डी नोटिफाई कर दिया गया है ईसीपी की जानिब से। अच्छा अब ये पीटीआई वालों ने जो इस्तीफ़े कब दिए थे, उन्होंने अप्रैल में दिए थे जब ये कॉन्फिडेंस मोशन जो है ना वो जब कामयाब हुआ था इमरान खान के ख़िलाफ़, तब उन्होंने ये सारे इस्तीफ़े दिए थे। लेकिन हाउवर ताहम लेकिन उनका जो एक्सेप्टेंस है, जो कबूल किए गए हैं इस्तीफ़े, वो कई सवालात को जन्म लेते हैं। और उसमें क्या है मेनली उसमें यह है कि जी क्यों स्पीकर ने चूज़ किया एक्सेप्ट करना रेजिग्नेशन ऑफ दीज 11 एमएनएस, क्योंकि दिए तो 100 इस्तीफ़े थे, सिर्फ इन 11 एमएनएस के ही इस्तीफ़े क्यों इसने कबूल किए, और उन्होंने कहा क्या फेट होगा, क्या मुस्तकबिल होगा, क्या किस्मत होगी, और बाकी 100 लॉ मेकर्स हैं ऑफ द फॉर्मर रूलिंग पार्टी यानी पीटीआई के बाकी 100 लॉ मेकर्स हैं, उनका क्या मुस्तकबिल होगा, इस बारे में एक सवालिया निशान उठाया है। और उन्होंने कहा कम अज़ कम स्पीकर को ये चीज़ तो एक्सप्लेन करनी चाहिए थी कि क्यों उसने एक्सेप्ट किया ये पर्टिकुलर रेजिग्नेशन, क्योंकि कोई तो वजह होगी, ऐसे तो नहीं आपने बीच में उठा के कहा जी इन 11 को आप पकड़ लो। तो उन्होंने कहा कम अज़ कम स्पीकर को वो वजूहात बतानी चाहिए थी कि किस बुनियाद पे उसने ये इन 11 लोगों का इंतखाब किया है। और उनका पीटीआई लीडर्स हैव बीन अप इन आर्म्स। अप इन आर्म्स एक ईडियम होता है, और इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है जब किसी चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हो ना किसी चीज़ के बारे में। और ये किस बारे में पीटीआई वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी ये जो मूव है, ये फ़ैसला है 11 इनका इस्तीफ़े कबूल करने का एमएनएस का, ये उन्होंने कहा ये बिल्कुल सियासी फ़ैसला है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल फ़ैसला है, गैर आइनी फ़ैसला है। इवन द बेजेंटाइन स्टैंडर्ड्स ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, उन्होंने कहा बेजेंटाइन जो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टैंडर्ड है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से, उस हवाले से भी ये दीज डेवलपमेंट्स आर क्वाइट ऑड। उन्होंने कहा ये डेवलपमेंट में बड़ी ऑड है, बड़ी अजीब है कि आप एकदम बीच में उठा के आप 11 लोगों को यह है ना वो उनके इस्तीफ़े कबूल कर लो और वजह भी ना बताओ कि क्यों मैंने इन 11 का इंतखाब किया है। अच्छा उन्होंने कहा तो अब क्या गेम प्लान होगा दोनों साइड्स का अब से आगे। उन्होंने कहा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं ये कह रही हैं कि जी एक और बैच जो पीटीआई लॉ मेकर्स का है उनका जो रेजिग्नेशन है उनके इस्तीफ़े एक्सेप्ट कर लिया जाएगा आने वाले दिनों में। और उन्होंने कहा स्पीकर ने पहले पूछा था पीटीआई एमएनए से कि वो कंफर्म करें इन पर्सन आके कि उन्होंने अपना डिसीजन दिया है रिज़ाइन करने का, लेकिन उन्होंने कहा रिपोर्टेडली ऐसा रिपोर्ट किया जाता है कोई भी है ना पार्लियामेंटेरियन नहीं या रिपोर्टेडली नन ऑफ द पार्लियामेंटेरियन शोड अप, यानी कोई भी पार्लियामेंटेरियन जो है ना वो नहीं गया इसके स्पीकर के पास। और एक व्यू तो ये है कि जी पीएमएल जो है ना वो बिल्कुल थ्रेटन फील नहीं करती कि जो भी डिफेक्शंस हों इसके जो लेस कमिटेड एलाइज हैं जो इसके इत्तेहादी हैं अगर वो भी फ्लोर क्रॉसिंग करते हैं तो उनका एक तो राय ये है कि पीएमएलएन वाले हैं ना उनको कोई इस चीज़ का डर नहीं है कि अगर उनके एलाइज हैं अगर वो क्या है फ्लोर क्रॉसिंग करते भी तो हैं हाउस में, और उन्होंने पीएमएलएन वालों ने ना प्रोसेस स्टार्ट कर लिया है इसलिए इस पीटीआई के रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने का इन पीस मील फैशन यानी कि टुकड़ों टुकड़ों में इन्होंने इस्तीफ़े कबूल करने का फ़ैसला कर लिया है। लेकिन उन्होंने कहा जो डायरेक्टली इलेक्टेड सीट्स हैं ना जो फिर खाली होंगी और जो फिर फ्यूचर सीट्स जो डी नोटिफाइड होंगी उनको क्या है फिल किया जाएगा बाई इलेक्शन के ज़रिए ज़िमनी इंतखाब के ज़रिए। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा उनका फिर पीटीआई कन्फ्रंटेड होगी, उसको सामना होगा एक और डायलामा का, एक और मुसीबत का कि जी क्या इमरान खान की पार्टी है ना अगर इनको खाली किया जाता है डी नोटिफाई किया जाता है उसकी जगह दोबारा वहाँ पे बाई इलेक्शन होंगे तो क्या पीटीआई वाले वहाँ पे अपने कैंडिडेट्स लेके आएगी जिस तरह इसने अपने पंजाब असम्बली बाई इलेक्शंस में किया था। और उन्होंने कहा अगर पीटीआई है ना वो कॉन्टेस्ट करती है बाई पोल्स को और फिर अपने कामयाब हो जाती है अपने कैंडिडेट्स को इलेक्ट कराने में नेशनल असेंबली में तो फिर क्या वो पार्लियामेंट सेशन अटेंड करेंगे या दूर रहेंगे, स्टे अवे रहेंगे, या वो अपने रेजिग्नेशन इस्तीफ़े दोबारा जमा करा देंगे। उनका यकीनन जो है ना ये सारा सियासी मंजरनामा जो है ना बड़ा कॉन्वोल्यूटेड सॉर्ट है कि बहुत ज़्यादा आप इसको कह लें कि जी बड़ा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि उनका दोनों साइड्स दिखाई देती हैं कि वो माइंड गेम्स खेल रही हैं एक दूसरे के साथ। उन्होंने कहा जी इमरान खान ने कहा है कि जी वो नहीं चाहते नथिंग शॉर्ट ऑफ फ्रेश जनरल इलेक्शंस यानी कि सिर्फ जो है ना वो फ्रेश जनरल इलेक्शंस चाहते हैं। लेकिन उन्होंने कहा जो बाई पोल्स हैं अगर होते हैं 100 सीट से
ज़्यादा पे तो ये तकरीबन ये क्या है, ये एक तरह का मिनी इलेक्शन ही होगा। और उन्होंने कहा एक सेनर वर्ल्ड में गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों को है ना साथ बैठना चाहिए और अपने जो भी डिफरेंसेस हैं उनको, जो मसाइल हैं उनको क्या है हल करना चाहिए डेमोक्रेटिक फैशन में। लेकिन उन्होंने कहा जिस तरह के आज के हमारे पोलराइज पाकिस्तान है, जितनी हमारी डिवीजन है पाकिस्तान में, वहाँ पे पॉलिटिक्स जो है ना वो एक बिल्कुल मजाक बन के रह गया, और जहाँ पे हम प्रोग्रेसिव थिंकिंग को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तवक्को नहीं कर सकते किसी भी प्रोटैगनिस्ट की जानिब से, जो भी वो पार्टी हो मेन कलीदी जिन किरदार है जिन पार्टीज़ का, उनसे हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि वो क्या है प्रोग्रेसिव थिंकिंग की तरफ जाएंगे। तो बेसिकली ये जो सिचुएशन डेवलप हो रही है 11 इस्तीफे कबूल करने के बाद, तो वहाँ पे उन्होंने लॉजिक समझनी चाहिए एडिटोरियल में कि क्या वजूहत थी कि इन्होंने ये पीस मील एक्सेप्ट कर रहे हैं। और जिस तरह अब कहा जा रहा है कि 11 का भी एक्सेप्ट हुआ है और इसके बाद मज़ीद लोगों का भी एक्सेप्ट होगा। तो उन्होंने कहा बात तो यह है कि दोनों पार्टीज मिलकर बैठें, कोई सोल्यूशन निकालें। लेकिन उन्होंने कहा जिस तरह का हमारा पोलराइज्ड वर्ल्ड है तो वहाँ पे बड़ा मुश्किल है कि इस तरह की कोई हमें बात देखने को मिल सके। ठीक है, आज का तीसरा एडिटोरियल भी बहुत ज़्यादा अहम है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई यूएस और चाइना को के दरमियान जो ताइवान को लेकर जो टेंशन चल रही है वो क्या है। बहुत ज़्यादा आपको न्यूज़ में ये है, इसको आप ज़रूर देखा करें। बाकी थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि जी वो लोग जो उम्मीद कर रहे थे कि 2 घंटे की फ़ोन कॉल हुई है किसके दरमियान, जो बाइडन के दरमियान और ये जिनपिंग के दरमियान, कि वो मदद करेगी मामलात को ठंडा करने में किसके दरमियान, यूएस एंड चाइना को। उनका वुड बी डिसअपॉइंटेड, वो यकीनन डिसअपॉइंट हुए होंगे, यानी उनको क्या है बल्कि मतलब ये आप कह लेना कि वुड हेल्प कूल थिंग्स ऑफ बिटवीन द यूएस एंड चाइना, वुड बी डिसअपॉइंटेड, यानी कि उनकी जो मुराद थी वो क्या है पूरी नहीं है। उनका तो ये था कि भाई इन दोनों की बातचीत होगी तो हालात ठीक हो जाएंगे, तो लेकिन उन्होंने कहा ऐसा नहीं हुआ। और उन्होंने कहा इफ़ एनीथिंग द अनकंफर्टेबल कन्वर्सेशन हैज़ ओनली रिटरेटेड द बिलीव दैट द वर्ल्ड्स टू टॉप इकोनॉमीज में एडवर्टेंटली वॉक इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट ओवर ताइवान। लेकिन उन्होंने कहा ये इसको लेके ना, ताइवान को लेके इस चीज़ को बिलीव को मुस्तकम हुआ है ये बिलीव कि जी ये जो टॉप इकोनॉमीज़ हैं वर्ल्ड की वो क्या है वॉक इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट, वो एक कॉन्फ्लिक्ट की तरफ चली जाएंगी इस ताइवान को लेके। ठीक है, अच्छा अब कह रहे हैं कि जी इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या करना चाहिए, खासतौर पे ग्लोबल साउथ। उन्होंने कहा ये उन लोगों के लिए बड़ा डिजास्टर्स, बड़ी तबाहकुन डेवलपमेंट होगी जो मज़ीद डैमेज करेगी वर्ल्ड की इकॉनमी को, जो पहले ही एक्सपीरियंस कर रही है सीवियर पेन, यानी कि बहुत मुश्किलात का शिकार है किस वजह से, रशिया यूक्रेन वॉर को। क्योंकि अब देखिए सबसे बड़ा मसला ये है कि अब इसको पैरेलल ड्रॉ किए हैं, जिस तरह रशियन यूक्रेन की जब वॉर हुई है उससे पहले इन दोनों के लीडर्स आपस में एक दूसरे से जिस टोन में बात कर रहे थे, और जिस तरह अब जहाँ पे यूएस और चाइना के लीडर्स के आपस में इस तरह बात हो गई, तो वहाँ पैरेलल लेके आए हैं कि पहले इकॉनमी है ना इस वॉर की वजह से, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से इतनी ज़्यादा मुश्किल का शिकार है, और अब कहीं ऐसा ना हो कि बिल्कुल इसी पैटर्न पे है ना इन दोनों ममालिक के दरमियान ताइवान को लेके मसाइल शिकार हो जाए, इकॉनमी वर्ल्ड इकॉनमी पहले ही मसाइल का शिकार है वो और प्रॉब्लम्स की तरफ चली जाए। ठीक है, अच्छा अब इसमें कह रहे हैं कि जी विद रेफरेंस टू ताइवान को लेके मिस्टर जी ने अमेरिकन लीडर को बताया। अब ये बहुत ज़्यादा लाइन अगर आप देखें इंटरनेशनल मीडिया ये कोट की जा रही है, वो ये लाइन है, दोज हु प्ले विद फायर विल इवेंचुअली गेट बर्न्ड। ठीक है, क्योंकि देखें आप जब एक दूसरे से बात कर रहे होते हो, बड़ा डिप्लोमेटिकली बात कर रहे होते हो, बड़े लफ्ज़ अल्फाज का अपना चुनाव अच्छा कर रहे होते हो, लेकिन ये बहुत क्लियर वार्निंग जो इन्होंने दी है कि दोज हु प्ले विद फायर विल इवेंचुअली गेट बर्न्ड। ठीक है, देयर वाज लिटिल न्यूएंस बिहाइंड द मैसेज। तो मतलब इशारों के नाम में नहीं बताया कि भाई आप परे हो जाओ, ये हमारा हिस्सा है ताइवान, आप इससे क्या है दूर रहो। उसने बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में ये बात कही है कि जी इसने मिस्टर जी ने कि दोज हु प्ले विद फायर विल इवेंचुअली गेट बर्न्ड। ठीक है, और उन्होंने कहा जो बायलैटरल टाइज हैं, दो तरफा ताल्लुकात हैं ताइवान को लेके, वो क्या है वो स्टेडली डिटीरिएट हो रहे हैं पास्ट मंथ्स फ्यू मंथ्स में। लेकिन उन्होंने कहा ये प्लान विजिट किया गया है आइलैंड पे। ठीक है, उन्होंने कहा ये बायलैटरल टाइज थे, दो तरफा ताल्लुकात किसको, यूएस और चाइना के दरमियान इस ताइवान इशू को लेके। तो उन्होंने कहा वो तो काफ़ी पिछले कई महीनों से इनके ताल्लुकात जो है ख़राब हो रहे थे, लेकिन वो प्लान विजिट किया गया है आइलैंड पे विच चाइना कंसिडर्स पार्ट्स ऑफ इट टेरिटरी, क्योंकि चाइना कहता है कि भाई ताइवान जो है वो हमारा हिस्सा है। और ये किसकी जानिब से विजिट किया जाना है, यूएस हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी की जानिब से विजिट किया जाना है। इस बीइंग सीन उसको देखा जा रहा है बीजिंग की जानिब से इज़ अ प्रोवोकेशन, कि बिल्कुल एक आप इश्ताल दिला रहे हो। तो उन्होंने कहा ये उस तरह की चीज़ के तौर पर इसको देखा जा रहा है। उन्होंने कहा लोअर रैंकिंग आर अमेरिकन ऑफिशियल्स एंड लॉ मेकर्स डू विजिट ताइवान। उनका ये लोअर रैंकिंग अमेरिकन ऑफिशियल लॉ मेकर्स है वो तो विजिट करते हैं ताइवान, बट मिस Pelosi's proposed trip would be the first of a top-tier US office holder since 1997। लेकिन जो मिस पेलोसी का जो ट्रिप है वो पहला दौरा होगा, ये टॉप टियर ऊपर के जो लोग हैं
यूएस ऑफिस होल्डर उनकी जानिब से कब, सिंस 1997, ठीक है। तो इस बात को लेके चाइना वाला ये है ना वो काफ़ी ज़्यादा क्या है नाराज़ हैं कि क्यों जो ताइवान को हम अपना हिस्सा समझते हैं तो क्यों ये नैन्सी पेलोसी ये है वो यहाँ पे हमारे पास आ रही है इसको यहाँ पे ताइवान, ठीक है। अच्छा, उन्होंने कहा अगर अमेरिका चाहता है अपनी पॉलिसी को ये स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी, इफ अमेरिका सीक्स टू कंटिन्यू इट्स पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी एंड स्टिल एडहेयर्स टू द वन चाइना पॉलिसी, उन्होंने कहा अगर इसको एडहेयर करता है वन चाइना पॉलिसी को अमेरिका तो ये बेस्ट ये होगा कि जो मिस पेलोसी है वो पुट ऑफ कर दे, डिले कर दे अपने विजिट को। उन्होंने कहा कोई इसमें कोई मेजर पॉजिटिव आउटकम तो होगा नहीं, और लेकिन असल में होगा क्या कि ट्रिप जो है ना वो बिल्कुल भड़का देगा चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात को, और ये हो सकता है ये हमें कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ले जाए। और जो CIA चीफ़ हैं उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस को बताया कि ये सवाल ये नहीं है कि चाइना जो है ना वो इसको वापस लेगा ताइवान को फोर्स के ज़रिए, लेकिन वो कह रहे हैं बात क्या है, बट हाउ एंड व्हेन दे वुड डू इट, कि उन्होंने करना ही है, बट सिर्फ बात यह है कि वो कैसे करेगा और बट हाउ एंड व्हेन दे वुड डू इट, और कब करेगा। उन्होंने कहा सवाल ये नहीं है कि वो कब बाय फोर्स जो है ना उसको चाइना ताइवान को रीटेक करेगा। तो बेसिकली सवाल ये पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा करना ही है चाइना ने, ऐसा अमेरिका वाले कह रहे हैं। उन्होंने कहा एक आइडियल वर्ल्ड में चाइना जो है ना वो वुड हैव रिजॉल्व द ताइवान क्वेश्चन पीसफुली। उन्होंने कहा एक आइडियल वर्ल्ड में चाइना ने कर लिया होता, मसले का हल निकाल लिया होता इस ताइवान क्वेश्चन का पीसफुली, अमन के साथ। हावर ताहम उन्होंने कहा अगर यो बीजिंग वो प्लान कर रहा है अदरवाइज़ कि आप जो होना इसको अमन के ज़रिए आपने सारे ताइवान मसले का हल नहीं निकालना, तो उन्होंने कहा इट विल बी इल एडवाइज फॉर वाशिंगटन टू स्टार्ट अ कॉन्फ्लिक्ट ओवर द आइलैंड। तो उन्होंने कहा ये इल एडवाइज होगा, यानी कि ये ठीक नहीं होगा वाशिंगटन के लिए कि वो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कर दे इस आइलैंड को लेके। और उन्होंने कहा जो बातचीत हो रही है, ये रेट्रिक है चाइना और US के दरमियान, वो क्या है वेरी मच मिरर्स द नेस्टी एक्सचेंजेस। ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वो बता रहे हैं कि बिल्कुल वैसे ही मिरर कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही हमें नेस्टी जारहाना एक्सचेंजेस, एक दूसरे से बातचीत देखने को मिल रही है, रेट्रिक देखने को मिल रही है, दैट टुक प्लेस बिटवीन रशिया एंड वेस्ट, कि हमें रशिया और वेस्ट के दरमियान देखने को मिला था बिफोर द यूक्रेन वॉर से पहले, ठीक है। तो अब पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं, इसमें आपको पहले बताया कि वहाँ से हमारी इकॉनमी इतनी ख़राब है रशिया यूक्रेन वॉर को लेके, अब एक और जो कॉन्फ्लिक्ट है ताइवान को लेके US और चाइना के दरमियान, हम उसको ये है ना वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, खासतौर पर वर्ल्ड इकॉनमी बिल्कुल भी इसको बियर नहीं कर सकती। इट इज़ होप्ड, ऐसा उम्मीद की जाती है, दैट ताइवान डिस्प्यूट डज नॉट लीड टू अ सिमिलर शो डाउन बिटवीन चाइना एंड द US इन एशिया। उन्हें कैसी उम्मीद की जाती है कि चाइना ये जो डिस्प्यूट है ताइवान डिस्प्यूट वो नहीं ले जाएगा हमें एक और शो डाउन की जानिब, एक और कॉन्फ्रंटेशन की जानिब, किसके दरमियान, चाइना और US के दरमियान एशिया में, ठीक है। तो बेसिकली ये उन्होंने जो हालात हमारे पास चेंज हो रहे हैं, नैन्सी पेलोसी का दौरा जो है ताइवान का, उसको लेके US और चाइना के दरमियान जो ताल्लुकात कशीदा हैं, उस हवाले से हमारे पास आज का ये एडिटोरियल था, ठीक है। तो आज मेरी कोशिश थी तीनों एडिटोरियल को डिस्कस करूँ, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अभी हम सिर्फ संडे की संडे ये 3 एडिटोरियल करेंगे, वैसे तो हम एक एडिटोरियल करते हैं रोज़ रात को 9 बजे, तो ये आप बता दीजिएगा ये 3 एडिटोरियल वाला तरीका सही है या जिस तरह हम पहले करते थे वो सही है। बाकी मैंने कल आपको डिक्शनरी बताई थी लैपटॉप के लिए, तो बाकी मोबाइल के लिए मैं अब आपको बता दूंगा। आप जो है OTG केबल वो ज़रूर ले लें, आपका मोबाइल जो है ना OTG सपोर्टेड होना चाहिए, तो वो कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी लोग हैं ना बगैर माउस के बगैर OTG केबल यूज़ किए कहते हैं कि जी वो नहीं हो रहा, तो वो बगैर उसके माउस उसके होगा भी नहीं मोबाइल पे, ठीक है। तो वो आप ले लीजिएगा, फिर कमेंट कर दीजिएगा, और फिर हम मोबाइल के लिए भी वीडियो बना देंगे जिस पर डबल क्लिक करके आप किसी भी वर्ड पे मीनिंग हासिल कर सकते हैं, ठीक है। अपनी राय ज़रूर दे दीजिएगा 3 एडिटोरियल के हवाले से। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।